हेलो फ्रेंड्स, सत्ता की साझेदारी के अगले सेगमेंट में आप लोगों का स्वागत है। पिछले सेगमेंट में हम लोगों ने बेल्जियम के विषय में बात की थी कि वहाँ जब सत्ता की साझेदारी की बात थी तो किस तरह से उन्होंने डच और फ्रेंच के बीच में सत्ता को साझा किया और शक्ति को एक दूसरे में बांटा। उसी प्रकार से वही व्यवस्था जब श्रीलंका में उत्पन्न होगी तो वो क्या क्या कदम उठाएंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं श्रीलंका में सामाजिक संरचना कैसी है। तो श्रीलंका में जो सामाजिक संरचना है उसको देखें तो यहाँ क्या है कि सिहली सिहली यहाँ क्या है, बहुसंख्यक है। यहाँ सिहली बहुसंख्यक है। सेकेंड नंबर पे आता है तमिल। और तमिल ये दो प्रकार के होंगे, एक तो श्रीलंकन होंगे, एक श्रीलंकन तमिल, दूसरा हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी तमिल कहने का मतलब कि जब औपनिवेशिक काल था तो उस समय जब इन्हें बगान की खेती के लिए तमिलनाडु से इन्हें श्रीलंका ले जाया गया था तो ये यहीं बस गए थे। और ये जो है ना, जो उस समय बसे थे उनके ये वंशज होंगे। तो यहाँ ये है, मतलब कि यहाँ इस तरह की संरचना। और थोड़ा सा इसको धर्म के रूप में देख ले तो सिहली जो है ना, सिहली भाषी है, ये बौद्ध होंगे, अधिकतर लोग ये बौद्ध होंगे। और तमिल जो है, तमिल में कुछ लोग हिंदू, कुछ लोग मुस्लिम होंगे। और एक और है ईसाई, ईसाई वर्ग भी होंगे, जो कुछ लोग सिहली बोलेंगे और कुछ लोग तमिल बोलेंगे। समझ गए? तो ये क्या होगा, इस तरह से हम लोगों ने इनके श्रीलंका के सामाजिक संरचना को देखा। और ये लोग जब आज़ाद होंगे, मतलब कि जब इन्हें आज़ादी मिलेगी, लगभग शायद इनको 1948 के करीबन आज़ादी मिलती है, तब ये अपने सरकार का गठन करते हैं। तो सरकार का गठन ये किस आधार पर करेंगे, ये तो लोकतांत्रिक होगा, लोकतांत्रिक होगा। लेकिन ये क्या करेंगे, जब ये लोकतांत्रिक सरकार जब यहाँ गठित होगी तो ये क्या करेंगे, बहुसंख्यकवाद पे काम करेंगे। अब यहाँ बहुसंख्यकवाद पे काम करेंगे तो क्या होगा, तो सिहली लोग बहुसंख्यक है, सिहली जो है वो बहुसंख्यक है। तो ये क्या करेंगे, सिहली जो होंगे ना, तो सिहली भाषा को यहाँ पे राज्य भाषा बनाएंगे। साथ में नियुक्ति जो होगी उनमें अगर उम्मीदवार को अगर सिहली भाषा नहीं आती होगी तो उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। दूसरा कि ये विश्वविद्यालयों में क्या किया जाएगा, सिहली माध्यम से शिक्षा पर जो बल दिया जाएगा। ये क्या होगा, बहुसंख्यकवाद हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, तमिल भाषी लोग हैं, तमिल ये देखकर नाखुश हो जाएंगे कि हम लोग जब इसी देश में रह रहे हैं तो हमारे साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है। तो ये क्या करेंगे कि अपने पार्टी गठित करेंगे, अपने अधिकारों के लिए पार्टी का गठन करेंगे। और इनकी मांग क्या होगी, तो इनकी मांग होगी कि तमिल को राज्य भाषा बनाया जाए, और फिर शिक्षा में भी तमिल भाषा का यूज किया जाए। और साथ में क्षेत्रीय स्वायत्तता के मुद्दा को उठाकर ये आगे बढ़ेंगे, क्षेत्रीय स्वायत्तता के मुद्दा को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो क्या होगा कि ये इन दोनों के जो अधिकार होंगे, अब ये इनके मांग और साथ में सिहलियों की मांग, या सिहली जो पहले से ही ये अपने यहाँ जो संविधान संशोधन करके ये सारे चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और सिहली भाषा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो एक दूसरे के जो मांग है ना टकराएंगे। जब एक दूसरे के मांग टकराएंगे तो यहाँ भारी झड़प होगा, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। कुछ लोग देश छोड़कर दूसरे देश में शरणार्थी बन जाएंगे, तो कुछ लोग जो यहाँ रह जाएंगे उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएंगी। कहा जाता है कि अगर साउथ एशिया में जो है
श्रीलंका बहुत अच्छा डेवलप कर रहा था आज़ादी के बाद। लेकिन क्या होगा कि ये गृह युद्ध जैसी जब माहौल यहाँ उत्पन्न होगा तो यह यहाँ का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, और जो लगभग 2009 तक चलेगा। ये लगभग 2009 तक चलेगा, और अब ये बड़े लंबे समय तक चलने के बाद देश में विकास नहीं हो पाएगा। तो सारा मैटर को मैंने एक कंक्लूजन लेकर आपके समक्ष रख दिया, और चलिए हम लोग इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। जैसे स्टार्ट करते हैं, क्या करा है यहाँ पे तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका पता है ना कहाँ है? भारत के दक्षिण वाले पार्ट में, जो तमिलनाडु से सटा हुआ है। समझे? धनुष कोडी से रास्ता जो जाती है वो श्रीलंका की तरफ जाती है। तो तमिलनाडु के दक्षिण से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, जो हरियाणा के बराबर है। हरियाणा जो राज्य है हम लोग के यहाँ, उसके बराबर है। अब दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी भी कई जातीय समूह में बटा हुआ था। जैसा हम लोगों ने देखा कि यह मुसलमान, हिंदू, बौद्ध, ईसाई में बटे हुए थे। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन है? तो सीली है, जिनकी आबादी लगभग जनसंख्या का 74% है। फिर तमिल का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 18% है। और इसमें क्या होगा? श्रीलंकाई मूल के तमिल, और अब क्या होगा इसमें? तो श्रीलंकाई मूल के तमिल और साथ में भारतीय मूल के तमिल। अब ये भारतीय कौन होंगे? जो औपनिवेशिक काल में क्या होगा कि इनको लाकर तमिलनाडु से लेकर इनको कहाँ भेज दिया जाएगा? ये इनको भेज दिया जाएगा श्रीलंका में बगानी खेती के लिए। तो ये उनके संतान होंगे। फिर आगे बढ़े तो कह रहा है मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। अधिकतर सीली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, और वे सीली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। फिर देखिए हम लोग अब देखे थे हम लोग कि बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। संभव था इससे देश बंट जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। उसी तरह से फिर श्रीलंका में क्या है कि श्रीलंका में सीली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था, और वे लोग मुल्क में अपनी अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। तो हम लोगों ने देखा था कि बेल्जियम जहां अपने यहाँ संविधान संशोधन करके फ्रेंच भाषियों को सत्ता में सहभागिता के लिए मौका दिया, उस तरह से यहाँ नहीं हो पाएगा। श्रीलंका में क्या होगा कि ये बहुसंख्यकवाद पे जो मैंने पहले चर्चा किया था, तो हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं क्या है। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सीली समुदाय के नेताओं ने अपनी संख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार सीली समुदायों की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थि के तहत कई कदम उठाए। जैसे कि क्या क्या कदम उठाए थे उनको हम लोग जान लेते हैं। कुछ तो हम लोगों ने वहाँ मोटा मोटी समझ लिया था, लेकिन और हम लोग देखते हैं 1956 में एक कानून बनाया गया, जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सीली को एकमात्र राज्य भाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सीलियों को प्राथमिकता देने की नीति चली। नए संविधान में यह प्रावधान ठीक किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगा। तो फिर और सारे धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? तो इस पे हम लोग आगे देखते हैं।
एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है कि जिस तरह का रूल उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। इसे तो यही देखने के लिए मिलता है कि श्रीलंकाई या तमिल भाषी लोगों को वो सत्ता से दरकिनार कर रही है या उन्हें इसमें भाग लेने की मतलब कि इनके साथ बेगानापन की स्थिति उत्पन्न कर रही है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। जो इस तरह के नियम से तो यही लग रहा है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। फिर हम लोग देखते हैं अब क्या करेंगे। श्रीलंकाई तमिल अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राज्य भाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। फिर क्या कहा जा रहा है, श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, गृह युद्ध हो जाएगा। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके थे। उनके परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। इनसे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। अब क्या है यहाँ पे क्या हुआ, तो हजारों लोग झड़प में मारे गए। दूसरा क्या, कुछ लोग शरणार्थी बन गए, कुछ लोगों की रोजी रोटी ख़त्म हो गई। अब क्या कर रहा है कि 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हो गया। अब देखिए कि किस तरह से बेल्जियम ने सूझबूझ से अपने देश को गृह युद्ध में परिणत होने से बचा लिया। वहीं श्रीलंका में ऐसा नहीं हो पाया और जो लंबे समय तक चला और इसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आज का वीडियो यहीं तक मैं रखता हूँ। अगले सेगमेंट में हम लोग इसके आगे पर चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।